हेलो डियर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो यूपीएससी 2025-2026 के रिज़ल्ट आ गए हैं। बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो जिसने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है उसे बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसका परसीवियरेंस, उसकी डेडिकेशन, उसके हार्डवर्क को डेफिनेटली मैं सैल्यूट करती हूँ। एंड दे हैव क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन। दे हैव फाइनली रियलाइज्ड कि उन चीज़ों के लिए जिन पे वो इतनी मेहनत कर रहे थे वो उन्हें मिल गई। तो इसके लिए उन्हें जो रिलीफ फील हुआ होगा, जो इतने दिनों का हार्डवर्क है वो फाइनली फ्रूटफुल साबित हुआ। तो इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट आई एम ट्राइंग टू टॉक ऑन अनदर एस्पेक्ट ऑफ द प्रिपरेशन। अब देखिए, मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू 3 बार दिया हुआ है। 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू देने के बाद आई फेल द एग्जामिनेशन फाइनली। तो लास्ट इन 2022 आई गेव माई इंटरव्यू देने के बाद देखिए, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अगर कोई मुझे ये बातें तब बता देता तो शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती। तो इसलिए ये वीडियो मैं बनाना चाह रही हूँ। इस वीडियो को मैं थोड़े पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करके आपको बताना चाहूँगी। बहुत हिम्मत से मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को बनाने का मोटिवेशन ही यही है कि कुछ लोगों से मेरी बात हुई और वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे जो इंटरव्यू में नहीं सिलेक्ट हो पाए, कुछ लोग ऐसे जो मेंस में नहीं सिलेक्ट हो पाए। एंड देयर आर सम, वो ये सोच रहे हैं कि किसी बंदे को वो मेहनत करता हुआ देख रहे हैं और वो इतना हार्डवर्क कर रहा है, वो फिर भी नहीं सिलेक्ट हो पाया। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट फील कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जिसने अभी अटेम्प्ट नहीं दिया उसने अभी तक कुर्बानी नहीं करी है कोई भी, या उसकी अभी तक सफरिंग नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके की पृष्ठभूमि से लोग आते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। अलग अलग तरीके के सबके स्ट्रगल हो जाते हैं। ओके, तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि ताकि आपकी एंग्जाइटी को थोड़ा कम किया जा सके। इस एंग्जाइटी के लिए मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, 2022 वो वाला साल था जब मेरा यूपीएससी फाइनली नहीं निकला था। एंड देन जैसे ही रिज़ल्ट में ये आता है, तो मैंने 2 बार ऑलरेडी ये चीज़ कर चुकी थी कि मैंने यूपीएससी का रिज़ल्ट चेक किया और मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि कंट्रोल फाइंड करके रिज़ल्ट को चेक कर लिया जाए। आई यूज़ टू स्क्रॉल एंड धीरे धीरे करके रोल नंबर देखती थी मैं कि रोल नंबर है या नहीं है, रोल नंबर है या नहीं है, इस तरीके से। तो जैसे जैसे नीचे जाती जाती थी, डिसअपॉइंटमेंट आती जाती थी, क्योंकि ये समझ में आता था कि अब तो कम चांसेस बचे हैं कि नाम नहीं होगा। अब देखिए, बात यहाँ पे ये है कि व्हेन आई फाइनली डिड नॉट गेट सिलेक्टेड, तो मैंने ये सोचा कि देखो, आंसू तो मैं नहीं बहाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी यहाँ पे, बिकॉज इतना सारा टाइम और इतनी सारी सफरिंग मैंने प्रिपरेशन में ऑलरेडी कर ली है कि अब देखो, इस पे आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं है। अब नहीं हुआ है, इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन आप सोच लेने से उतने जल्दी आगे बढ़ नहीं जाते। तो व्हाट आई डिड वाज, फर्स्ट आई स्टार्टेड, तो कुछ पुराने फ्रेंड्स थे जो कुछ काम कर रहे थे, तो उनके साथ आई स्टार्टेड वर्किंग एंड आई लाइक अर्न सम मनी। और उसके बाद आई ट्राई टू डू थिंग्स जो मैं पहले करना चाहती थी, लेकिन यूपीएससी की प्रिपरेशन की वजह से मैंने होल्ड पे रखी हुई थी। तो मैंने वो चीज़ें करना चालू कर दी। उन चीज़ों को करने में अच्छा लगा, बट मुझे ऐसा लगा कि अभी भी चीज़ें प्रोसेस नहीं हो पा रही हैं आफ्टर लाइक ऑल दिस। तो आई वेंट टू विपस्ना को करने के बाद आई वेंट समवेयर इन अ। तो विपस्ना करने के बाद जब मैं वापस आती हूँ तो मुझे एक फैमिली फंक्शन या फैमिली गैदरिंग में जाना था। तो वहाँ पे मेरे मैटरनल अंकल का, मेरे मामा का रैंट चालू हो जाता है। तो और आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि उनके घर में सारे ही बच्चे ब्यूरोक्रेट बन गए और उनके घर में बाकी भी आ गए, बिकॉज स्पाउसेज आर ऑल्सो ब्यूरोक्रेट्स इन डिफरेंट सर्विसेज। तो ये वाली चीज़ है। तो ही स्टार्टेड सडनली रैंटिंग अबाउट मी। तो ही स्टार्टेड विद दिस थिंग दैट आई एम अ वेरी बिग फेलियर। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे अपनी क्षमताओं का सही आकलन करना चाहिए था, और अगर मुझसे हो नहीं रहा था तो मुझे क्विट कर देना चाहिए था। ये रैंट थोड़ा बहुत नहीं चला है, ये 30-35 मिनट चला है, ठीक है। बिकॉज ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड मैन इन अ फैमिली। तो आई सेड आई वुड नॉट से एनी थिंग, और वो जगह भी नहीं थी ये सारी चीज़ें कहने की। तो आई डिड नॉट से एनी थिंग। उस जगह पे मुझे थोड़ी देर और रुकना था, और तब तक तो मैंने बिल्कुल नहीं रिएक्ट किया। बट बिकॉज आई डिड नॉट रिएक्ट, स्टेड विथ मी, एंड बिकॉज इट स्टेड विथ मी, तो व्हेन आई डिड द जर्नी आफ्टर दैट ऑफ 17 आवर्स, तो आई क्राइड ईच एंड एवरी मिनट ऑफ दैट जर्नी। फिर भी चीज़ें प्रोसेस नहीं हो रही थी, क्योंकि प्रोसेस करना हमें सिखाया ही नहीं जाता है किसी भी तरीके से।
फिर मैंने जब अपनी जर्नी पे रिफ्लेक्ट किया कि वाकई मुझे क्विट कर देना चाहिए था क्या, तो देखिए बहुत ही एब्सर्ड सी बात थी, बिकॉज ही डिड नॉट सी द स्ट्रगल ऑफ एनी थिंग एट ऑल. ही ओनली सॉ अ डाइकोटॉमी कि हिज सन डॉटर एंड एवरी थिंग इज अ सक्सेस एंड आई एम अ फेलियर. और उन्हें ये मौका मिल गया है कहने के लिए, तो वो उनके फ़ायदे की चीज़ थी कि उन्हें ये चीज़ कहने के लिए मिल गई. अब देखिए दूसरी चीज़ इसमें ये थी, क्या मुझे वाकई क्विट कर देना चाहिए था. तो देखिए मेरे हिसाब से मेरी प्रिपरेशन पूरी ही बुरी नहीं जा रही थी. मैंने अपनी प्रिपरेशन में अपनी गलतियां करी होंगी, लेकिन इस वजह से नहीं करी कि मेरा इंटेंट नहीं था. ठीक है, इस वजह से नहीं करी कि मैं किसी का फीडबैक सुन के नहीं जानती थी. इस वजह से बिल्कुल भी नहीं करी कि मैंने किसी का गाइडेंस सीख नहीं किया, है ना. बस उन चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई, और भटकाने वाले लोग ज़्यादा थे, क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग ज़्यादा थे, रैदर देन कि कोई ये बता दे कि सही डायरेक्शन में कैसे जाना है. तो कोई सही डायरेक्शन में कैसे जाना है ये बताने वाला तो कोई भी नहीं था, अच्छे इंटेंट से तो कोई भी नहीं था. तो ये चीज़ें थी. तो देखिए लेकिन प्रिपरेशन पूरी तरीके से ऐसी नहीं थी कि उसे क्विट कर देना चाहिए था या इतना बड़ा फेलियर कहलाने की ज़रूरत है. बिकॉज देर वेर टाइम्स कि आई स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स इन एसे, मतलब सैचुरेशन में जितने किसी टॉपर के आ रहे थे वो मैंने स्कोर किए. अलग अलग पेपर्स भी मैंने फिगर आउट किए. इवन इन 2019 पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 बहुत ही लो स्कोरिंग था, तो पीपल गॉट 90 मार्क्स 80 मार्क्स एंड दे वर द टॉपर. ठीक है, एंड आई गॉट 150 प्लस मार्क्स इन दैट पेपर. तो ऐसा नहीं था कि मतलब आप बहुत सारी चीज़ें मुझे कह सकते हो, लेकिन आप मुझमें ये नहीं कह सकते हो कि क्षमता नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है और क्विट कर देना चाहिए. तो ये क्विट कर देने वाली बात उन्होंने इतनी ज़्यादा एम्फेसाइज करी कि मतलब आपको लाइफ ही क्विट कर देनी चाहिए, ये वाली इस तरीके की ये बात लग रही थी. ही डजंट टॉक टू मी डायरेक्टली बट ही कीप्स ऑन सेंडिंग लाइक अवार्ड, कि उनके घर में कोई है तो उसको जो अवार्ड मिला तो वो मुझे सेंड करेंगे, बट ही डज नॉट टॉक टू मी डायरेक्टली. दूसरी चीज़ें हैं कि इस तरीके की चीज़ें कि घर में 4-5 IAS है या 5-6 किसी के घर में हो गए हैं और ये चीज़ें पेपरों में छपी है तो वो मुझे DM कर देंगे. ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली वो ये चीज़ करते रहेंगे, है ना. तो दीज आर द थिंग्स विच यूजुअली हैपन. तो पहले तो मैं इन चीज़ों पे अपने मन के अंदर रिएक्ट करती थी, तो आउटवर्ड रिएक्ट नहीं करती थी, लेकिन अपने मन के अंदर रिएक्ट करती थी. लाइक रिएक्शन इन द सेंस कि अरे हो गया, अब ये है तो ऐसा है. नाउ व्हाट आई डिड वाज आई स्टॉप्ड रिएक्टिंग एट ऑल, बिकॉज दिस इज़ हाउ इंडियन सोसाइटी इज़. तो इंडियन सोसाइटी अपनी सक्सेस को ना सिर्फ एंजॉय करना चाहती है बट वॉन्ट्स कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं, आई वुड नॉट से द एंटायर सोसाइटी इज़ लाइक दैट, but I have met quite a good number of people who want to rub their success on other people's faces. तो ये चीज़ है, ठीक है. अब सोसाइटी तो ऐसी है, हाउ डू यू कोप अप विद दिस काइंड ऑफ सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी तो रिफॉर्म करेगी धीरे धीरे करके. जब आप इन चीज़ों के बारे में बात करोगे, एंड आई थिंक समडे माई मैटरनल अंकल वुड ऑल्सो रियलाइज कि वॉट ही डिड दैट टाइम वॉज रॉन्ग, क्योंकि ये चीज़ करने से कुछ तो प्रोडक्टिव हुआ नहीं, तो वो चीज़ गलत थी. लेकिन आप इन चीज़ों से कैसे डील करोगे. ओके तो देखिए इसको समझिए कि इफ़ यू डू नॉट क्लियर द UPSC, आपने सारे एफर्ट्स किए हैं, आपने अपने पोटेंशियल को जाना है कि हाउ मच यू कैन वर्क हार्ड, व्हाट यू कैन लर्न, व्हाट यू कैनॉट लर्न, आपकी क्या एबिलिटीज़ हैं, आपकी क्या लिमिटेशंस है. अगर आपने इस प्रोसेस से ये जाना है तो मार्क माई वर्ड्स, यू आर नॉट अ फेलियर एट ऑल. ठीक है. अब देखिए ऐसा होता है जीवन में कि कोई कम कमाएगा, कोई ज़्यादा कमाएगा, कोई बहुत अच्छे पद पे बैठेगा और कोई नहीं बैठेगा. एंड आई एक्सेप्ट दैट थिंग कि हो सकता है कि कभी भी मैं कोई बहुत बड़ा काम ना कर पाऊँ लाइफ में, तो आई एक्सेप्ट दैट थिंग. ठीक है, मैं अपनी कोशिश करती रहूँगी, वो बड़ा काम होगा या नहीं होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. बिकॉज अगर हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में रिजल्ट के फॉर्म में हर चीज़ देखेंगे ना, हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा. बट ये चीज़ भी मैंने जानी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ डे आई वर्क विथ माई सेल्फ, आई वर्क ऑन थिंग्स, आई वर्क ऑन माई स्किल्स, है ना. मैं अपना काम कर रही होती हूँ और मुझे अपने काम से ही सेटिस्फैक्शन मिलता है. तो सोसाइटी की बातें और सोसाइटी का आउटपुट या रिजल्ट नहीं मैटर करता है. दूसरी चीज़, जब मैं इस प्रोसेस से डिटैच हुई और अब तो 4-5 साल हो भी रहे हैं, जो मुझे समझ में आई, तो प्रिपरेशन सिर्फ एबिलिटी के बारे में नहीं है, प्रिपरेशन सोशल एडवांटेज के बारे में भी है. अब सोशल एडवांटेज की क्या बात है, देखिए आप हर साल लिस्ट में
कई नाम देखेंगे जो कि सेकेंड जनरेशन ब्यूरोक्रेट्स हैं, इवन टू द एक्सटेंट कि थर्ड जनरेशन ब्यूरोक्रेट है। एक घर में 3-4 ब्यूरोक्रेट्स तो होते ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हुआ कैसे है और इसका फ़ायदा क्या है। तो आपने बचपन से वो मैनरिज्म, वो साइकोलॉजिकल एक वो देखा हुआ है जो एक ब्यूरोक्रेट बनने के लिए ज़रूरत है। तो अगर ऐसा इंसान एक बार में 2 बार में क्लियर कर भी रहा है तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बट वो उतनी बड़ी बात नहीं है। तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि तरुण जेटली जी ने व्हेन ही वाज इंट्रोड्यूसिंग ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन एक बात कही थी कि आपके पिताजी ने आपको कहाँ पे छोड़ा और आप कहाँ से वहाँ से कितना आगे बढ़े, ये मैटर करता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई ही इज़ ब्रिंगिंग द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। मैं ये नहीं कह रही ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन सही है या गलत है या मिसयूज्ड है, ये बात डिस्कशन की तो बात ही नहीं है। बात ये है कि हाँ, उस बात में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्रुथ तो है कि देखिए फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू नाउ, आई गाइड एस्पिरेंट्स, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एस्से पेपर की ये बात है, तो एस्से पेपर में मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स इन इंडिया, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया जिनको मॉडरेट एजुकेशन मिली है Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में जो एवरेज स्कूल्स हैं वहाँ पे मिली है, अब लिखना सिखाया ही नहीं जाता है। तो अगर कोई खुद से बहुत मेहनत करके वो कैपेबिलिटी डेवलप कर ले और वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर ले तो ठीक है, नहीं तो नहीं हो रहा। लेकिन व्हाट अबाउट पीपल हैविंग सोशल एडवांटेज, ब्यूरोक्रेट्स है या किसी ऐसे घर के बच्चे हैं जहाँ पे पढ़ने का माहौल है। तो आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू बी वेरी रिच टू क्लियर यूपीएससी, वो पढ़ने का माहौल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वहाँ पे पढ़ने का माहौल है तो उनको पता है कि चीज़ें कैसे पढ़ी जाती हैं, वो एक डिसिप्लिन क्रिएट करके रखते हैं। वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के पढ़ते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एस्से काफ़ी मैटर करते हैं, उनको वो क्रिटिकल थिंकिंग पता होती है। दे राइट बेटर एसेज दैन दैट कि किसी ने एक पर्टिकुलर टेम्पलेट दे दिया, उस टेम्पलेट के हिसाब से आप लिखो, ठीक है। अब ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी के लिए तैयारी करने आए हैं, उन्होंने वो कोर्सेज देखे हैं, उन्हें लगता है कि ये टेम्पलेट बेस्ड एस्से से काम बन जाएगा, जबकि बनता नहीं है। तो अब वो पैसे भी खर्च कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो एक सोशल एडवांटेज है उस चीज़ का। अब मैं बिल्कुल भी ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ये चीज़ों को ना ही करिए कि आप टेम्पलेट में ही मत लिखिए कभी भी, ठीक है। डू नॉट टेक एनी इंडिकेशन फ्रॉम दिस वीडियो, द ओनली थिंग आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज सोशल एडवांटेज। तो लोग मेहनत करके आते वहाँ पे, लेकिन देखिए जिसको मेहनत नहीं लगी उसने कहीं और पे मेहनत कर ली ना, तो वो उसका एडवांटेज है। जैसे मुझे CSAT पे मेहनत नहीं करनी पड़ी तो आई कुड रीड GS, या मुझे शायद एस्से पे मेहनत नहीं करनी पड़ी तो आई कुड डू अदर थिंग्स। तो ये एक एडवांटेज है। तो इसी तरीके के देखिए कई छोटे छोटे एडवांटेजेस होते हैं। तो इसकी वजह से कोई टॉपर या कोई लंबी तैयारी कर पाता है, वो वाली चीज़ होती है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, स्टेबिलिटी की भी बात होती है। कई सारे इंडियन हाउस होल्ड्स हमें ब्रोकन नहीं लगते, लेकिन होते हैं वो ब्रोकन, झगड़ा हो रहा है, कंटिन्यूस कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग कि यूपीएससी निकल नहीं सकता, लेकिन डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, आपको अपना मेंटल माइंडसेट बढ़ाना रहता है, आपको किन चीज़ों को इग्नोर करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है। तो जनरली हमें ये भी तो नहीं सिखाया जाता है ना कि कब रिएक्ट करना है, कब नहीं रिएक्ट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सोशल एडवांटेज बनती हैं। और देखिए इंडिया में बिल्कुल 2 एक्सट्रीम्स है। एक जगह ये है कि आप हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ होने के बाद भी, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप में जितनी कैपेबिलिटीज़ नहीं भी होती, आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो। डनिंग क्रूगर इफेक्ट भी कहते हैं उस चीज़ को। और बात यह है कि किसी की सक्सेस या फेलियर डिसाइड करने के लिए आई वुड से वन थिंग, तो कई सारे इंडिया में ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बहुत अच्छे एजुकेटेड है और ये सारी चीज़, कई लोगों ने अच्छे काम भी किए हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स तो हमारी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो सक्सेस और फेलियर कभी हमेशा उसी की क्यों डिसाइड करी जाती है जो एग्ज़ाम पास नहीं किया है। सक्सेस और फेलियर उसकी भी डिसाइड होनी चाहिए ना, कि जिसने बाहर जा करके जब उसको वो अपॉर्चुनिटी मिली तो उसने उसका क्या यूज़ किया, ठीक है। तो आई हैव सीन कचरे की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेगेसी वेस्ट की प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा वेस्ट कहीं कहीं पे इकट्ठा होता है। जब स्वच्छ भारत मिशन के लिए गाड़ी आती है
तो लोग क्या करते हैं, एंड ब्यूरोक्रेट्स ही ये चीज़ें करते हैं ना कि उसको वो ग्रीन पन्नी से ढकवा दिया, आप तब के लिए भी वो वेस्ट उठवाना ही नहीं चाहते, जबकि कई लोग आप आजकल कितना क्लीन अप करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो जब रियल प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं रही हैं तो फिर सक्सेस और फेलियर वहाँ पे क्यों नहीं होता? ठीक है, हर सक्सेस और फेलियर यहीं पे क्यों होता है? ठीक है, तो बात यह है कि अपने आप को एब्सोल्यूट फेलियर मत मानिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए। अगर मैं ये कहती हूँ कि आपने इस एग्ज़ाम को फ़ेल किया, इस एग्ज़ाम को फ़ेल करने के बाद भी आपको कुछ और करना पड़ गया, आप रास्ते पे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है, तो वो भी देखिए, इवन इफ़ यू आर नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन, यू आर नॉट अ फेलियर ऑल्सो। तो कम से कम वो सफरिंग, वो डिप्रेशन में जीने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग जो दूसरों को देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और उनका नहीं हो रहा है तो आपका कैसे होगा, देखिए ये मत सोचिए, आप अपनी मेहनत करते जाइए। तैयारी सिर्फ इस बारे में नहीं होती है कि उसका रिजल्ट निकले या नहीं निकले, आपके पोटेंशियल जानने के बारे में होती है। तो अगर आप अपना पोटेंशियल जान जाएंगे, हाउ मच यू कैन वर्क आउट, व्हाट आर योर लिमिटेशन, हाउ यू कैन यूज़, आपकी वो मेंटल ग्रोथ हो जाएगी, तो डेफिनेटली आप लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। सो विद दैट आई से ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। और ये बिल्कुल डाइकोटॉमी हटा दीजिए सक्सेस और फेलियर की। हमें साथ में सक्सीड होने की ज़रूरत है, तो हमें एज अ कंट्री सक्सीड होने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस वीडियो वॉज नॉट टू क्रिटिसाइज एनी ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, उनकी अपनी चीज़ें होती हैं। अलॉट ऑफ टाइम्स आई सी लोगों के इंटेंशंस होते हैं, सिस्टम ऐसा है, वो उसमें उलझे रह जाते हैं, फंसे रह जाते हैं, मौका नहीं मिल पाता है ब्यूरोक्रेसी में जाके भी चीज़ों को काम करने का। तो हर जगह के अपने कॉन्स्ट्रेन होते हैं। ये वीडियो किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं था, लेकिन कोई अपने आप को फेलियर मान करके बैठ जाए, एक लंबा समय डिप्रेशन में गुजारे, मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहूँगी। So, all the best to everybody. Don't think yourself as failure at all, but try to work hard, know your potential. आप अपनी पर्सनल ग्रोथ करिए, ये लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है।